जरा सोचिए, आप एक ऐसी दुनिया में आंखें खोलें जहां चारों तरफ समंदर हो और आपको पता चले कि आप किसी मामूली इंसान के घर नहीं बल्कि सीधे मरीन फ्लीट एडमिरल के पोते के रूप में पैदा हुए हैं। सुनने में कितना शानदार लगता है ना, एकदम टॉप लेवल की जिंदगी। काइल यानी कि हमारा हीरो पिछले 6 सालों से इसी मरीन फोर्ड में अपनी ऐशो आराम की जिंदगी के मजे ले रहा था। उसे लगा था कि बस अब बिना कुछ किए जिंदगी कट जाएगी। लेकिन भाई साहब, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक से उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी और उसका सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब आप सोचेंगे कि सिस्टम मिलना तो अच्छी बात है, लेकिन इस सिस्टम का टास्क सुनकर काइल का दिमाग खराब हो गया। सिस्टम का कहना था कि उसे ताकतवर बनने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक और टैलेंटेड बच्चों को ढूंढकर मरीन में भर्ती करवाना होगा। और सिस्टम ने उसे पहला शिकार कौन सा दिया? एक 5 साल का मासूम सिंगल सेल दिमाग वाला बच्चा, हमारा अपना लूफी। काइल मन ही मन मुस्कुराया। अभी लूफी सिर्फ 5 साल का था। अभी तक उस लाल बालों वाले शैंक्स ने लूफी के दिमाग में समुद्री डाकू बनने का वो कीड़ा नहीं डाला था। तो एक 5 साल के बेवकूफ बच्चे को मीठी मीठी बातों में फंसाना कौन सा मुश्किल काम था? ये तो काइल के बाएं हाथ का खेल था। तभी काइल की नजर सामने जा रहे 2 लोगों पर पड़ी। सामने का नजारा देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक तरफ था वो विशालकाय आदमी जिसके बाएं हाथ में तबाही और दाएं हाथ में बर्बादी बसती थी, और उसके ठीक बगल में छोटे छोटे कदमों से चल रहा था इस दुनिया की किस्मत बदलने वाला बच्चा लूफी। खुशी के मारे काइल से रहा नहीं गया और उसने पूरी ताकत से एक जोरदार आवाज निकाली, याहू! अचानक आई इस भयानक चीख से गार्प और छोटा लूफी दोनों अपनी जगह पर उछल पड़े। दोनों ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। जब गार्प की नजर उस छोटे से काइल पर पड़ी तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गार्प ने चिढ़ते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, अरे छोटे शैतान, तेरा दिमाग खराब है क्या? ऐसे पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहा है? लेकिन काइल ने गार्प की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसकी चमकती हुई सुनहरी आंखें सिर्फ और सिर्फ लूफी पर टिकी थीं। यह पहली बार था जब वो दुनिया के फ्यूचर किंग से मिल रहा था। काइल मन ही मन सोचने लगा कि अगर गार्प इस बच्चे को थोड़ा पहले ले आता तो वो कब का सिस्टम के इनाम लेकर ताकतवर बन चुका होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। उसने पहले उस मासूम और थोड़े से बेवकूफ दिखने वाले लूफी को घूरा और फिर अपनी नजरें गार्प पे गड़ा दी। काइल ने बिल्कुल निडर होकर कहा, ओ बुढ़े, तुझे बच्चों को पालना बिल्कुल नहीं आता। एक काम कर, अपने पोते को मुझे सौंप दे। मैं गारंटी देता हूं कि मैं इसे दुनिया का सबसे ताकतवर मरीन किंग बनाऊंगा। यह बात सुनते ही गार्प के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक 6 साल का बच्चा मरीन के सबसे बड़े हीरो के मुंह पर ऐसी बात कह रहा था। गार्प ने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ी, नीचे झुका और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से काइल को घूरने लगा। गार्प ने दांत पीसते हुए कहा, ऐ कल के लौंडे, तू मेरे सिखाने के तरीके पर शक कर रहा है? काइल बिल्कुल नहीं डरा। उसने अपना सिर हिलाया, मुंह बनाया और गार्प की सरेआम बेइज्जती करते हुए बोला, शक? भाई, मैं तो यकीन के साथ कह रहा हूं। क्या तुझे सच में लगता है कि तेरे अंदर सिखाने की एक बूंद भी अक्ल है? तेरी उस फालतू और जानवरों वाली ट्रेनिंग से लूफी मरीन बनने के बजाय तुझसे सिर्फ नफरत करना सीखेगा। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जरा पीछे मुड़कर अपने पोते की हालत देख। लेफ्टिनेंट काइल की बात सुनकर गार्प ने जैसे ही पीछे मुड़कर लूफी की तरफ देखा, नजारा हैरान करने वाला था। गार्प से नजरें मिलते ही लूफी का छोटा सा शरीर डर के मारे बुरी तरह कांप उठा। उसकी आंखों में अपने ही दादा के लिए एक गहरा खौफ साफ झलक रहा था। काइल ने मन ही मन सोचा कि उसे यही उम्मीद थी। माना कि लूफी की कॉकरोच जैसी कभी न मरने वाली ताकत इसी ट्रेनिंग का नतीजा थी। लेकिन जरा सोचिए, एक 5 साल के मासूम बच्चे को कभी गहरी खाई में फेंक देना तो कभी खूंखार भेड़ियों से भरे जंगल में रात भर के लिए छोड़ देना। ये कोई इंसानों वाली ट्रेनिंग थोड़ी थी। कोई भी बच्चा डरेगा। गार्प ने भी लूफी की आंखों में वो डर देख लिया था, लेकिन उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि लूफी कोई 1-2 दिन से तो उससे डर नहीं रहा था। गार्प मरीन का हीरो था। वो किसी की बातों में इतनी आसानी से थोड़ी आने वाला था, वो भी एक ऐसे बच्चे की बातों में जो अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ था। गार्प ने लूफी से नजरें हटाई और वापस काइल को देखने लगा। गार्प ने अपनी नाक में उंगली डालते हुए एक घमंडी मुस्कान के साथ कहा, अबे ओ छोटे, तुझे क्या लगता है तेरी इन 2-4 चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैं तेरी बात मान लूंगा? दिन में सपने देखना बंद कर। काइल को गार्प की इस हरकत पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शातिर मुस्कान आ गई। काइल ने एक तंज भरी आवाज में कहा, तो फिर एक शर्त हो जाए बुढ़े। शर्त? कैसी शर्त लगाना चाहता है तू? गार्प भी देखना चाहता था कि ये छोटा सा बच्चा आज क्या नया ड्रामा करने वाला है। काइल ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखी, मुझे सिर्फ 1 हफ्ता दे। 1 हफ्ते तक लूफी मेरे साथ रहेगा। अगर मेरे साथ रहकर इसकी ताकत तेरे साथ रहने से ज्यादा बढ़ गई तो लूफी जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। और हां, अगर मैं हार गया तो मेरे दादाजी ने जो दुनिया के सबसे बेहतरीन सैनबेई बिस्कुट छुपाकर रखे हैं वो सारे के सारे मैं लाकर तुझे दे दूंगा। बिस्कुट का नाम सुनते ही गार्प के दिमाग की बत्ती जल गई। उसकी आंखों में सितारे चमकने लगे और मुंह से सच में लार टपकने लगी।
उसने जल्दी से अपना मुंह पोंछा। गार्प ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, मंजूर है, पक्का वादा, आज से 1 हफ्ते के लिए ये लड़का तेरा। बस इतना याद रखना, इसे मार मत देना। काइल के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उसने मन ही मन सोचा कि यह कैसा सगा दादा है जो सिर्फ कुछ बिस्कुट के लिए अपने पोते का सौदा कर रहा है। शर्त पक्की होते ही गार्प जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। गार्प ने हंसते हुए लूफी की तरफ देखकर कहा, लूफी, अगले 1 हफ्ते तक तू इस लड़के के साथ रहेगा। मैं तुझे बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। गार्प के मुंह से यह शब्द निकलते ही लूफी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे किसी कैदी को उम्र कैद से आजादी मिल गई हो। लूफी ने खुशी से उछलते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे किसी के भी साथ छोड़ दो, बस तुम्हारे साथ नहीं रहना मुझे। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, बैंग। गार्प ने बिना सोचे समझे सीधा लूफी के सिर पर अपना मशहूर प्यार भरा मुक्का जड़ दिया। बेचारा लूफी दर्द के मारे सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। गार्प ने गुस्से से आंखें तरेरते हुए कहा, तेरा मतलब क्या है बेनालायक? अपने प्यारे दादा से दूर जाते वक्त क्या कोई ऐसे खुश होता है? तुझे तो जमीन पर लोट लोट कर रोना चाहिए था कि दादा मुझे छोड़कर मत जाओ। काइल ने यह सब देखकर मुंह बनाया और आगे बढ़कर जमीन पर पड़े लूफी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। काइल ने गार्प की आंखों में आंखें डालकर कहा, ओए बुढ़े, शर्त याद रखना, अब ये मेरे हवाले है। काइल के पीछे खड़े लूफी ने जब ये बात सुनी तो उसने धीरे से अपना सिर उठाया। दर्द से कराहते हुए उसने काइल की पीठ को देखा। उस 5 साल के बच्चे को काइल की पीठ किसी सुपर हीरो से कम नहीं लग रही थी। उसे लगा जैसे भगवान ने खुद उसे गार्प के चंगुल से बचाने के लिए कोई फरिश्ता भेज दिया हो। गार्प ने चिढ़ते हुए कहा, अबे मैं अपने पोते को मारूं या प्यार करूं, उसके लिए मुझे तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? काइल ने अपने हाथ खड़े करते हुए बहुत ही चालाकी से जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, मैं भला क्या ऐतराज कर सकता हूं, आप तो मरीन के इतने बड़े हीरो हो। अगर आप जैसी महान हस्ती शर्त हारने के बाद अपनी बात से मुकर भी जाए तो मैं बेचारा क्या ही कर लूंगा, है ना? गार्प काइल की इस तानेबाजी को समझ गया और हंस पड़ा। गार्प ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत तेज है तू छोटे। ठीक है, मैं लूफी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं भी तो देखूं कि तू 1 हफ्ते में इस गधे को कितना बदल पाता है। जा, और अपने दादा के वो खास बिस्कुट मेरे लिए तैयार रखना। काइल ने पीछे मुड़ते हुए बहुत ही कूल अंदाज में कहा, हवा में तीर मत चलाओ वाइस एडमिरल गार्प, अभी तो खेल शुरू हुआ है। इतना कहकर काइल ने मरीन के कैंटीन की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। कुछ ही कदम चलने के बाद वो अचानक रुका और पीछे मुड़कर देखा। लूफी अभी भी वहीं अपनी जगह पर सहमा हुआ खड़ा था। काइल ने अपना हाथ हिलाते हुए लूफी को आवाज दी, जल्दी आ, चल तुझे गोश्त खिलाने ले चलता हूं। गोश्त का नाम सुनते ही लूफी के शरीर में 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया। उसकी दोनों आंखें सचमुच गोश्त के टुकड़ों के आकार की हो गईं और मुंह से फिर से लार टपकने लगी। इस मामले में वो बिल्कुल अपने दादा पर गया था, दोनों भुक्खड़ नंबर 1। लूफी ने अपनी छोटी छोटी टांगों से पूरी ताकत से दौड़ लगाते हुए कहा, मैं आ रहा हूं, गोश्त। लूफी इतनी तेज भागा कि उसने एक बार भी मुड़कर अपने दादा गार्प की तरफ नहीं देखा। काइल ने मुस्कुराकर गार्प की तरफ हाथ हिलाया और दोनों वहां से निकल गए। गार्प वहीं खड़ा उन दोनों छोटे बच्चों को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। गार्प ने अपने पुराने दोस्त सेंगोगू को याद करते हुए मन ही मन कहा, सेंगोगू, तेरा ये पोता कोई आम बच्चा नहीं है। इससे बात करते वक्त मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि मैं किसी 6 साल के बच्चे से बात कर रहा हूं। इसका दिमाग बहुत तेज है। देखते हैं ये छोटे उस्ताद 1 हफ्ते में क्या चमत्कार करके दिखाता है। ये सोचकर गार्प ने अपने दोनों हाथ सिर के पीछे रखे और वहां से चला गया। रास्ते में लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। काइल, क्या सच में तू मुझे बहुत सारा गोश्त खिलाएगा, एकदम असली वाला? काइल ने लूफी की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से कहा, बिल्कुल, जितना तेरा मन करे उतना खाना, लेकिन उसके लिए तुझे मुझे बड़े भैया बुलाना पड़ेगा, समझ गया? लूफी ने तुरंत अपना मुंह सिकोड़ा और नाक सिकोड़ते हुए कहा, छी, मैं तुझे बड़े भैया बिल्कुल नहीं बुलाने वाला। तू मुझसे उम्र में कोई बहुत बड़ा थोड़ी है। मेरे बड़े भैया बनने के सपने देखना छोड़ दे। लूफी बचपन से ही बहुत जिद्दी और मुंहफट था। काइल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसे पता था कि लूफी सीधी उंगली से घी निकालने वालों में से नहीं है। काइल ने तय कर लिया कि इस बच्चे को यह सिखाना बहुत जरूरी है कि जब तक तुम्हारे पंख मजबूत ना हो जाएं, तब तक हवा में नहीं उड़ना चाहिए। काइल धीरे धीरे लूफी की तरफ बढ़ने लगा। लूफी भी जोश में आ गया। उसे लगा वो तो गार्प की खौफनाक ट्रेनिंग से जिंदा बचकर आया है। ये मामूली सा बच्चा उसका क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन अगले ही पल धड़ बूम धड़ाम, पीछे गली से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। कुछ ही सेकंड बाद का नजारा देखने लायक था। लूफी औंधे मुंह जमीन पर पड़ा था। उसका पूरा चेहरा सूजकर गुब्बारा बन चुका था। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। पता नहीं कहां से उसने एक छोटा सा सफेद झंडा निकाल लिया था और उसे अपने दांतों में दबाकर हार मान रहा था। काइल ने बहुत ही मासूमियत से मुस्कुराते हुए पूछा, तो मैंने अभी जो कहा वो तुझे अच्छे से याद हो गया ना? उस वक्त लूफी को काइल की वो मुस्कान अपने दादा गार्प से भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी।
लूफी ने डर के मारे जल्दी जल्दी अपना सिर हिलाते हुए कहा, याद हो गया, अच्छे से याद हो गया बड़े भैया, आज के बाद आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा, कभी जुबान नहीं लड़ाऊंगा। काइल ने बहुत ही संतुष्टि के साथ अपना सिर हिलाया। काइल ने खुश होकर कहा, वेरी गुड, अब चल खाना खाते हैं। ये 3 शब्द सुनते ही लूफी के शरीर में जान आ गई। वो सूजे हुए मुंह के साथ भी जमीन से ऐसे उछला जैसे किसी ने रॉकेट लगा दिया हो। उसकी छोटी छोटी टांगें किसी पंखे की तरह घूमने लगीं और वो काइल के पीछे भागने लगा। लूफी ने चिल्लाते हुए कहा, बड़े भैया मेरे लिए रुक जाओ। कुछ ही देर बाद दोनों मरीन की शानदार कैंटीन में बैठे थे। लूफी दोनों हाथों से गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े अपने मुंह में ठूंस रहा था। लूफी ने मुंह भरकर चबाते हुए कहा, यम्मी, आहा, ये दुनिया का सबसे टेस्टी खाना है। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उसे दुनिया का सारा खजाना मिल गया हो। काइल पास बैठा उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था। काइल ने मुंह बनाते हुए कहा, तू कितने गंदे तरीके से खाता है यार, तमीज से नहीं खा सकता क्या? लूफी ने एक बड़ा सा टुकड़ा निगलते हुए जवाब दिया, भाड़ में गई तमीज, तुझे पता भी है मैंने कितने महीनों से ढंग का खाना नहीं खाया है? कभी मेरे दादा के साथ जंगल में कुछ दिन बिताकर देख, तब तुझे पता चलेगा। लूफी को वो दिन याद आ गए जब गार्प उसे खतरनाक जानवरों से लड़ने छोड़ देता था और उसे कच्चा मांस खाना पड़ता था। ये सब सोचते हुए लूफी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके मुंह में गोश्त ठूंसने की स्पीड कम नहीं हुई। जब लूफी गले तक खाना खा चुका था तो वो अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ लुढ़क गया। उसका पेट किसी मटके की तरह बाहर निकल आया था। लूफी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आह, जिंदगी तो यही है मेरे भाई। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने पेट भरकर खाना कब खाया था। काइल के चेहरे पर एक बहुत ही शातिर और चालाक मुस्कान उभर आई। लूफी का पेट भर चुका था और अब वक्त था काइल के मास्टर प्लान का। 5 साल का बच्चा बहुत मासूम होता है, जो उसे भरपेट खाना खिला दे वो उसका भगवान बन जाता है। ये लूफी का ब्रेन वॉश करने का सबसे परफेक्ट टाइम था। काइल ने बहुत ही मीठी आवाज में आवाज लगाई, ओए लूफी। लूफी ने अपनी गोल गोल मासूम आंखों से काइल की तरफ देखा। काइल ने किसी ठग जैसी मुस्कान के साथ कहा, एक बात बता, क्या तू ऐसा ही मजेदार गोश्त हर रोज खाना चाहता है? लूफी ने तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। काइल ने अपने हाथ से कैंटीन के अलग अलग काउंटर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, और सिर्फ गोश्त ही नहीं, वहां देख, वो मिठाइयां, वो जूस, वो फ्राइड चिकन, वो सब कुछ भी। लूफी ने जैसे ही उन काउंटर्स की तरफ देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पेट भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके मुंह से झरने की तरह लार टपकने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख और चाहत थी। लूफी ने जल्दी जल्दी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे सब कुछ खाना है। काइल ने अपना जाल फेंकते हुए बहुत ही शान से कहा, तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? बस एक छोटा सा काम कर, तू मरीन में भर्ती हो जा। मरीन बनने के बाद तुझे ये सब कुछ खाने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, ये सब बिल्कुल फ्री होगा, एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। बोल, आ रहा है ना मजा सुनकर? काइल को लूफी की रग रग पता थी। लाल बालों वाले शैंक्स ने अभी तक इसके दिमाग में समुद्री डाकू बनने का जहर नहीं घोला था, तो ऐसे में एक भुक्खड़ बच्चे को खाने का लालच देकर मरीन बनाना काइल के लिए चुटकी बजाने जैसा आसान काम था। लूफी ने बिना 1 सेकंड सोचे अपनी कुर्सी से छलांग लगाई और सीधे डाइनिंग टेबल के ऊपर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और पूरी कैंटीन में गूंजने वाली आवाज में चिल्लाकर कहा, मैं मरीन बनूंगा, मैं हर रोज फ्री का गोश्त और मिठाइयां खाऊंगा। लूफी की इस जोरदार आवाज ने कैंटीन में बैठे सारे मरीन सैनिकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि यह छोटा सा बच्चा टेबल पर चढ़कर क्या बोल रहा है, लेकिन अगले ही पल पूरी कैंटीन में जोरदार ठहाके गूंज उठे। किसी ने भी लूफी का मजाक नहीं उड़ाया, किसी ने उसे कमजोर नहीं कहा, बल्कि एक हट्टे कट्टे मरीन सैनिक ने हंसते हुए चिल्लाकर कहा, अरे वाह मेरे शेर, तू किस घर का बच्चा है? तू तो मेरे नालायक बेटे से भी ज्यादा जोश वाला है। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू एक दिन बहुत बड़ा मरीन अफसर बनेगा। हा हा हा। एक और सैनिक ने अपना ग्लास उठाते हुए कहा, मरीन को तेरे जैसे ही खून की जरूरत है छोटे। तेरी ये आग कभी बुझने मत देना। खूब मेहनत कर और एक ताकतवर मरीन बनकर दिखा। चारों तरफ से तालियों और हौसला अफजाई की आवाजें आने लगीं। जरा सोचिए, अगर लूफी ने यही बात समुद्री डाकुओं के बीच कही होती कि मैं समुद्री डाकू बनूंगा, तो क्या होता? डाकू उस पर हंसते, उसका मजाक उड़ाते, कहते, अबे ओए बच्चे, जाकर अपनी नाक साफ कर, डाकू बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, तलवार देखकर ही तेरी पैंट गीली हो जाएगी। ऐसी बातों से लूफी का ईगो हर्ट होता और वो जिद में आकर खुद को साबित करने के लिए डाकू बनने की ठान लेता। लेकिन यहां सीन बिल्कुल उल्टा था। मरीन सैनिकों ने उसे प्यार दिया, इज्जत दी, उसका हौसला बढ़ाया। 5 साल के बच्चे को और क्या चाहिए? जब इतने सारे लोग किसी बच्चे की तारीफ करते हैं तो उसे लगता है कि वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। लूफी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। काइल की मुस्कान अब और भी ज्यादा चौड़ी हो गई थी। उसने मन ही मन सोचा, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। 5 साल के लूफी को उल्लू बनाना सच में बहुत आसान है। अरे नहीं नहीं, मैं इसे उल्लू थोड़ी बना रहा हूं, मैं तो इसे सही रास्ते पर ला रहा हूं। भला डाकू बनकर दर दर की ठोकरें खाने और जान बचाकर भागने में क्या मजा है?
मरीन बनकर शान की जिंदगी जियो। तो लूफी, अगले 1 हफ्ते तुझे बहुत खतरनाक मेहनत करनी पड़ेगी मरीन बनने के लिए, और वो सारा फ्री का गोश्त खाने के लिए। क्या तू तैयार है? लूफी ने पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी भींचकर चिल्लाते हुए कहा। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी काइल के दिमाग में सिस्टम की वो घंटी नहीं बजी जिसका उसे इंतजार था। काइल समझ गया कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, सिस्टम को पक्के सबूत चाहिए। लूफी को ऑफिशियल तौर पर कागजों में मरीन बनाना पड़ेगा। काइल ने सोचा कि यह तो और भी आसान है। कल सुबह उठकर सबसे पहले भर्ती वाले ऑफिस जाएंगे। टेबल पर खड़े होकर अभी भी मरीन सैनिकों के साथ गपशप लड़ा रहे लूफी को देखकर काइल मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि अब उसकी जिंदगी में कभी बोरियत नहीं होने वाली। अगली सुबह होते ही काइल ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। सुबह का नाश्ता करते ही वो सीधा लूफी की उंगली पकड़कर मरीन के भर्ती ऑफिस पहुंच गया। वहां कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र का वारंट ऑफिसर बैठा था जिसका नाम डॉसन था। सामने खड़े एक 5 साल और एक 6 साल के बच्चे को देखकर डॉसन का सिर चकरा गया। डॉसन ने अपना सिर खुजाते हुए बहुत ही कंफ्यूजन में पूछा, तुम दोनों मरीन में भर्ती होने आए हो? काइल ने बहुत ही रिलैक्स होकर जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम है क्या? डॉसन ने अपना माथा पीट लिया। डॉसन ने परेशान होकर कहा, बेटा मेरा सिर दर्द मत बढ़ाओ। तुम में से एक 6 साल का है और दूसरा 5 का। तुम किस फैमिली के हो जो तुम्हें यहां? अगर कोई आम बच्चा होता तो डॉसन उसे अब तक कान पकड़कर बाहर निकाल चुका होता, लेकिन इन दोनों के तेवर कुछ अलग ही थे। काइल ने बिना पलक झपकाए सीधा गार्प का नाम ले लिया। वाइस एडमिरल गार्प का नाम सुनते ही डॉसन की बोलती बंद हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डॉसन ने हड़बड़ाते हुए कहा, हा, अरे बेटा पहले बताना चाहिए था ना। अगर ये गार्प सर का आदेश है तो फिर तो ये काम अभी के अभी हो जाएगा। मैं अभी तुम दोनों के फॉर्म भरता हूं। कुछ ही मिनटों में डॉसन अंदर गया और अपने हाथों में मरीन की 2 छोटी छोटी नई वर्दियां लेकर बाहर आ गया। गार्प का नाम किसी जादू की तरह काम कर रहा था। जैसे ही उन वर्दियों को काइल और लूफी के हाथों में दिया गया, डिंग! काइल के दिमाग में वो मीठी सी आवाज गूंज उठी जिसका वो इंतजार कर रहा था। सिस्टम की आवाज सुनते ही काइल की आंखों में एक तेज सुनहरी रोशनी चमक उठी। उन खतरनाक इनामों के बारे में सोचकर ही काइल के अंदर एक ज्वालामुखी फटने लगा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब और खौफनाक खुशी छा गई। पूरे 6 साल के इंतजार के बाद आखिरकार उसकी किस्मत का ताला खुल गया था। इस खतरनाक और जादुई दुनिया में अब उसके पास वो ताकत आ गई थी जिससे वो अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा सकता था। उसे पता था कि सिर्फ पोटेंशियल होने से कोई भगवान नहीं बन जाता, लेकिन सिस्टम के साथ ये सिर्फ कुछ वक्त की बात थी। अगर सिस्टम नहीं होता तो वो आराम से फ्लीट एडमिरल के पोते वाली ऐश की जिंदगी जीता। लेकिन अब जब सिस्टम मिल गया है तो फिर पीछे क्यों हटना? अब तो वो पूरी दुनिया पे राज करेगा। डॉसन ने दोनों बच्चों को वर्दी दी और वो वहां से निकल गए। कुछ देर बाद दोनों मरीन फोर्ड के पीछे वाले एक बहुत ही विशाल और सुनसान जंगली मैदान में खड़े थे। वहां दूर दूर तक सिर्फ बड़ी बड़ी घास और कुछ पुराने पेड़ थे। लूफी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कभी दाएं देख रहा था तो कभी बाएं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लूफी ने बहुत ही मासूमियत से पूछा, बड़े भैया काइल, हम यहां इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हैं? कैंटीन तो उस तरफ थी ना? काइल चलते चलते अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर लूफी को नहीं देखा। काइल ने एक बहुत ही ठंडी और गंभीर आवाज में कहा, तू कल वाली शर्त भूल गया क्या? हम यहां तेरी ट्रेनिंग करने आए हैं। माना कि तू मरीन में भर्ती हो गया है, लेकिन अगर इस 1 हफ्ते में तेरी ताकत नहीं बढ़ी। काइल अचानक मुड़ा और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुझे वापस अपने उसी प्यारे दादा गार्प के पास जाना पड़ेगा। और उसके साथ जिंदगी कैसी होती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना? दादा गार्प ये नाम सुनते ही लूफी के शरीर का सारा खून जैसे जम गया। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उसे याद आ गया कि कैसे गार्प उसे मगरमच्छों के बीच फेंक देता था। अब जब लूफी ने मरीन हेडक्वार्टर की कैंटीन का इतना स्वादिष्ट खाना खा लिया था तो वापस उस जंगली और जानवरों वाली जिंदगी में जाने का ख्याल ही उसके लिए किसी नर्क से कम नहीं था। लूफी ने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी को जोर से भींचा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक खतरनाक आग और जुनून था। लूफी ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, मैं पूरी जान लगा दूंगा। मैं अपनी ताकत बढ़ाकर रहूंगा। मुझे रोज वो मजेदार गोश्त खाना है। मुझे वापस उस बुढ़े के पास नहीं जाना। काइल ने संतुष्टि से अपना सिर हिलाया। काइल ने कहा, बहुत बढ़िया, यही आग चाहिए मुझे। तो फिर हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड यही होगा। मेरे पास तेरी ताकत बढ़ाने का पक्का जुगाड़ है। बस तुझे वही करना है जो मैं कहूंगा। लेकिन याद रखना, यह सफर बहुत दर्दनाक और भयानक होने वाला है। क्या तू ये दर्द सह पाएगा? लूफी ने बिना एक पल सोचे अपना सिर हाँ में हिला दिया। कल रात ही तो उसने कैंटीन में सारे सैनिकों के सामने एक महान मरीन बनने की कस्में खाई थीं। आज वो थोड़े से दर्द से डरकर पीछे कैसे हट सकता था? और इज्जत गई भाड़ में। बात यहां रोज मिलने वाले अनलिमिटेड गोश्त की थी। गोश्त के लिए तो वो कोई भी दर्द सहने को तैयार था।
फाइनली उसकी नज़र एक बहुत बड़ी और भारी चट्टान पर जाकर रुकी। वो उस चट्टान के पास गया। काइल ने अपने हाथ नीचे किए, उसकी बाजुओं की नसें तन गईं और उसने एक झटके में उस चट्टान को ज़मीन से हवा में उठा लिया। काइल ने अंदाज़ा लगाया वो चट्टान कम से कम 50 किलो की तो होगी ही। उसने वो भारी चट्टान लूफी के सामने लाकर रख दी। काइल ने सख्त आवाज़ में आदेश दिया, नीचे बैठ। लूफी तुरंत नीचे बैठ गया। काइल ने कहा, अपने दोनों हाथ ऊपर कर। लूफी ने अपने पतले पतले हाथ ऊपर किए। काइल ने वो 50 किलो की भारी चट्टान सीधा लूफी के छोटे से हाथों पर रख दी। चट्टान का वजन पड़ते ही लूफी का शरीर कांपने लगा। वो लड़खड़ाकर एक तरफ गिरने ही वाला था कि काइल ने तुरंत अपना हाथ लगाकर उसे बैलेंस कर दिया। लूफी का पूरा चेहरा वजन की वजह से लाल टमाटर जैसा हो गया था। उसकी नसें फटने को तैयार थीं। काइल ने लूफी की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही खौफनाक आवाज में कहा, अब इस चट्टान को उठाकर मेंढक की तरह कूदना शुरू कर। कोई गिनती नहीं है कि तुझे कितनी बार कूदना है। तेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, टिके रहना। जब तक तेरी सांसें न टूट जाएं, जब तक तेरा शरीर जवाब न दे दे, तब तक रुकना मत। और हाँ, काइल थोड़ा और नीचे झुका और लूफी के कानों के पास जाकर फुसफुसाया, अगर तू अपनी लिमिट तक पहुंचने से पहले ही हार मानकर इस चट्टान को नीचे गिरा देगा तो मैं तुझे मारूंगा नहीं, बस जिंदगी भर तुझे एक ऐसा नकारा और फट्टू इंसान समझूंगा जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है लेकिन असलियत में जीरो है। काइल पीछे हटा और उसने एक बहुत ही शैतानी मुस्कान के साथ कहा, चलो शुरू हो जाओ, हमारे फ्यूचर मरीन किंग। उस दिन काइल ने सच में कमाल ही कर दिया था। सिर्फ एक टाइम के गोश्त का लालच देकर उसने दुनिया के फ्यूचर किंग यानी कि लूफी को मरीन में भर्ती होने के लिए मना लिया था। और इसका इनाम, भाई साहब, सिस्टम ने काइल पर खजानों की बारिश कर दी थी। काइल आराम से एक पत्थर पर बैठा था। उसकी नजरें सामने पसीने से लथपथ लूफी पर टिकी थीं। बेचारा 5 साल का लूफी अपने सिर पर 50 किलो की भारी भरकम चट्टान उठाए मेंढक की तरह कूद रहा था। उसका छोटा सा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। नसें तन गई थीं, लेकिन गोश्त के लालच में वो दांत पीसकर हर दर्द सह रहा था। काइल ने मन ही मन मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और अपना पूरा ध्यान अपने सिस्टम स्पेस के अंदर ले गया। अब वक्त आ गया था अपनी मेहनत की कमाई देखने का। जैसे ही उसने सिस्टम स्पेस में देखा, वहां का नजारा किसी खजाने से कम नहीं था। वहां हवा में 4 जादुई चीजें शांति से तैर रही थीं। पहली चीज थी एक छोटी सी जादुई गोली। दूसरी चीज थी गहरे बैंगनी रंग की एक बेहद शानदार और खतरनाक तलवार। तीसरी चीज थी एक अजीब सा पाइनएप्पल यानी अनन्नास जिस पर बिजली के निशान बने हुए थे। और चौथी चीज थी एक लाल रंग की तेज चमकती हुई ऊर्जा। काइल ने सबसे पहले उस जादुई गोली की जानकारी पढ़ी। सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, ये शरीर को फौलाद बनाने वाली जादुई गोली है। इसे खाने के बाद होस्ट का शरीर बिल्कुल बिग मॉम के बचपन वाले शरीर जितना ताकतवर और खूंखार हो जाएगा। ये सुनते ही काइल की आंखें झटके से खुल गईं और उनमें एक खौफनाक चमक आ गई। अब बहुत ताकतवर का मतलब तो उसे समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही उसने बिग मॉम का नाम सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। सब जानते थे कि बिग मॉम बचपन से ही एक मॉन्स्टर थी जिसका शरीर किसी लोहे की दीवार से कम नहीं था। बिना एक सेकंड सोचे काइल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो जादुई गोली तुरंत उसकी हथेली में आ गई और उसने झट से उसे अपने मुंह में डाल लिया। गोली मुंह में जाते ही किसी मीठी कैंडी की तरह पिघल गई। अगले ही पल काइल के पेट से एक बेहद गर्म और सुकून देने वाली ऊर्जा पैदा हुई। वो ऊर्जा उसके खून के जरिए उसकी नसों, हड्डियों और पूरे शरीर के कण कण में दौड़ने लगी। काइल को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा जैसे वो किसी गर्म पानी के झरने में नहा रहा हो। उसका शरीर अंदर से पूरी तरह बदल रहा था। जब काइल ने अपनी आंखें खोली तो दुनिया बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन उसे अपने अंदर जो बदलाव महसूस हो रहा था वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची। मुट्ठी बंद करते ही हवा में एक हल्का सा धमाका हुआ। अंदर से इतनी भयंकर ताकत उबल रही थी कि काइल को लगा जैसे वो एक मुक्के में पहाड़ तोड़ सकता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी के अभी अपने जैसे 100 या उससे भी ज्यादा काइल को अकेले ही धूल चटा सकता है। सिस्टम की चीजें सच में एकदम नंबर 1 थीं। अपनी इस नई राक्षसी ताकत का मजा लेने के बाद काइल ने सिस्टम स्पेस में मौजूद दूसरी चीज पर ध्यान लगाया। वो थी सुप्रीम ग्रेड की तलवार, जीडियन यानी बैंगनी बिजली। सिस्टम की जानकारी के मुताबिक ये कोई मामूली तलवार नहीं थी, ये एक लेजेंडरी तलवार थी। इसे म्यान से सिर्फ वही इंसान बाहर निकाल सकता था जिसका दिल बिजली की तरह निडर हो और जिसे कड़कती आकाशीय बिजली से बिल्कुल भी डर न लगता हो। और अगर इस तलवार को इसका असली मालिक मिल जाए तो इस पर बने बिजली के निशान जिंदा हो जाते हैं और ये दुनिया को तबाह करने वाली बैंगनी रोशनी फेंकती है। काइल की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। काइल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई क्या जबरदस्त एंट्री है इसकी। काइल ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, वो जादुई तलवार उसके हाथ में आ गई। ये तलवार दिखने में इतनी खूबसूरत और खतरनाक थी कि दुनिया की बड़ी बड़ी तलवारें इसके सामने फीकी लगें। इसकी म्यान गहरे बैंगनी रंग की थी।
तलवार का हैंडल भी गहरे बैंगनी रंग का था, लेकिन सबसे खास बात थी इसका गार्ड। वहां एक डार्क गोल्डन रंग के चीनी ड्रैगन की डिजाइन बनी हुई थी। ड्रैगन की पूंछ घूमकर उसके मुंह के पास आ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो उस ड्रैगन का खुला हुआ मुंह ही पूरी तलवार की धार को बाहर उगल रहा हो। मिहॉक की काली तलवार, योरू या व्हाइट बियर्ड की मुराकुमोगिरी इसके सामने कुछ भी नहीं थी। ये काइल की आंखों को एकदम परफेक्ट लगी। काइल ने पूरे जोश में तलवार के हैंडल को मजबूती से पकड़ा और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन भाई साहब, तलवार अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उल्टे जैसे ही काइल ने ताकत लगाई, तलवार से एक बहुत ही तेज बिजली का झटका निकला और काइल के हाथ पर लगा। काइल ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा। उसने देखा कि उसकी हथेली हल्की सी काली पड़ गई थी और वहां से धुआं निकल रहा था। यह देखकर काइल के पसीने छूट गए। उसने मन ही मन सोचा, भगवान का शुक्र है कि मैंने पहले बिग मॉम वाली गोली खा ली थी। मेरा शरीर अब स्टील का हो चुका है, फिर भी मेरा हाथ जल गया। अगर मैंने पुराने वाले कमजोर शरीर के साथ इसे पकड़ा होता तो ये तलवार मुझे उसी वक्त भून कर राख कर देती और मैं हमेशा के लिए सो जाता। काइल ने तलवार की तरफ देखकर अपनी भौहें चढ़ाईं। काइल ने चिढ़ते हुए कहा, ओहो, तो तू मुझे अपना मालिक नहीं मानती? कोई बात नहीं मेरी जान, थोड़ा इंतजार कर। उसने तलवार को बगल में रखा और अपना ध्यान तीसरी और सबसे खूंखार चीज पे लगाया। वो था जादुई शैतानी फल। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक अजीब सा पाइनएप्पल उसके हाथ में आ गया। ये गहरे बैंगनी रंग का था और इस पर आसमान से गिरने वाली बिजली के निशान छपे हुए थे। ये था दुनिया का सबसे ताकतवर लोगिया फल, द रंबल रंबल फ्रूट। लेकिन ये कोई आम फल नहीं था, ये था पर्पल डिवाइन थंडर वाला स्पेशल वर्जन। सिस्टम ने इस फल की सारी कमजोरियां खत्म कर दी थीं। इस फल की बिजली आम बादलों से नहीं, बल्कि सीधा ब्रह्मांड के कोर से आती थी। सबसे बड़ी बात, इस फल को खाने वाले पर समंदर के पानी या सी स्टोन का कोई भी असर नहीं होने वाला था। काइल की आंखों में लालच और खुशी के आंसू आ गए। उसे याद आया कि एनल का आम बिजली वाला फल ही कितना खौफनाक था। अगर एनल को इतनी जल्दी न हराया जाता तो वो दुनिया पर राज करता, और काइल के पास तो उसका बाप था। ये बैंगनी बिजली वाला फल उसे सच में एक भगवान बना सकता था। बिना एक पल बर्बाद किए काइल ने उस अजीब से फल को अपने मुंह में रखा और एक बड़ा सा बाइट ले लिया। काइल ने चबाते हुए सोचा, अरे वाह, इसका टेस्ट तो अनन्नास और तरबूज के मिक्सचर जैसा है, एकदम मीठा और रसीला। लेकिन जैसे ही उसने फल को निगला, कुछ सेकंड तक सब शांत रहा और फिर बूम! काइल के शरीर के अंदर से किसी विशाल घंटे के बजने जैसी भयंकर आवाज आई। उसके शरीर के पोर पोर से एक खौफनाक ऊर्जा फूटने लगी। कड़क कड़क झिझिझी। हवा में बिजली कड़कने की भयानक आवाजें गूंजने लगीं। काइल के शरीर से अचानक से गहरे बैंगनी रंग की मोटी मोटी बिजलियां निकलने लगीं। वो बिजलियां सांप की तरह उसके पूरे शरीर पर रेंग रही थीं। धीरे धीरे उन बिजलियों का आकार और भयानक होने लगा। अचानक काइल के शरीर से निकली एक बैंगनी बिजली की तेज किरण सीधे पास खड़े एक विशाल पेड़ पर जाकर गिरी। धड़ाम! वो बड़ा सा पेड़ 1 सेकंड के अंदर ब्लास्ट होकर बुरादे में बदल गया। हवा में लकड़ी के टुकड़े उड़ने लगे। वो बेकाबू बिजली हवा में किसी चाबुक की तरह चल रही थी। बिजली जमीन पर गिरती और वहां बम के फटने जैसे धमाके होते, जिससे जमीन में बड़े बड़े और गहरे गड्ढे बन गए। ये नजारा किसी प्रलय से कम नहीं था। थोड़ी दूरी पर बेचारा लूफी अपनी भारी चट्टान के नीचे आधा झुका हुआ था। उसके चेहरे से पसीना टपककर जमीन पर गिर रहा था। जैसे ही उसने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी, उसने अपना सिर ऊपर उठाया और सामने जो दिखा उसे देखकर लूफी की रूह कांप गई। एक मोटी सी बैंगनी रंग की खौफनाक बिजली सीधा उसी की तरफ आ रही थी। लूफी डर के मारे ऐसे उछला जैसे उसे करंट लग गया हो। उसने तुरंत अपने हाथों से उस भारी चट्टान को छोड़ा और जमीन पर लोटपोट होकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हवा में छूटते ही वो चट्टान नीचे गिरी। लूफी जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। उसने अपनी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से सामने देखा। काइल वहां खड़ा था, लेकिन वो अब पहले जैसा काइल नहीं लग रहा था। उसके चारों तरफ बैंगनी बिजली का एक बवंडर नाच रहा था। काइल उस बिजली के बीच ऐसे खड़ा था जैसे वो साक्षात विनाश का देवता हो। उसकी आंखों से भी बैंगनी रोशनी निकल रही थी। लूफी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। बस उसके अंदर का जानवर उसे चीख चीख कर बता रहा था कि अगर वो इस वक्त काइल के पास गया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। लूफी चुपचाप खिसक कर काफी दूर चला गया। उधर काइल अपनी इस नई खौफनाक ताकत के नशे में डूब चुका था। उसने मजे लेने के लिए अपना एक हाथ हवा में उठाया और उसे नीचे की तरफ झटक दिया। काइल के हाथ से एक भयानक बैंगनी बिजली का गोला निकला और सीधा सामने मैदान में जाकर गिरा। धड़ाम! जमीन में एक भयानक धमाका हुआ। वहां एक ऐसा गड्ढा बन गया जो 10 मीटर चौड़ा और कई मीटर गहरा था। पूरी जमीन हिल गई। दूर खड़ा लूफी अपनी डरी हुई आंखों से यह तबाही देख रहा था। लूफी ने मन ही मन हड़बड़ाते हुए सोचा, अबे भाई, ये तो हद से ज्यादा खौफनाक है। कल जब इसने मुझे पीटा था तब मुझे लगा था कि मैं भी इसे हरा सकता हूं, लेकिन ये तो चीटिंग है। ये ऐसा है जैसे मैं किसी छोटे बच्चे से लड़ने गया और सामने से एक पूरा का पूरा पहाड़ उठकर मुझे कुचलने आ गया।
शुरू में लूफी को बहुत भयंकर डर लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में डर की जगह एक पागलपन वाली चमक आ गई। लूफी ने मुट्ठी भींचकर सोचा, रुक जा, अगर काइल इतना ज्यादा ताकतवर है तो इसका मतलब वो मुझे भी इतना ही ताकतवर बना सकता है। क्या ट्रेनिंग के बाद मैं भी ऐसी ही मस्त वाली बिजली निकाल पाऊंगा? ये सोचते ही लूफी की आंखों में सितारे चमकने लगे। वो अपने ख्यालों में खुद को बैंगनी बिजली फेंकते हुए देखकर खुश होने लगा। उसे लगने लगा कि वो दुनिया का सबसे कूल इंसान बन जाएगा। ठीक उसी पल मरीन फोर्ड के आसमान में एक पीली रंग की बेहद तेज रोशनी चमकी। अगले ही पल वहां हवा में दो लोग खड़े थे। उनमें से एक इंसान ने मरीन का वो मशहूर सफेद कोट पहना हुआ था, जिसके कंधों पर सोने के बैज लगे थे। अंदर उसने एक बैंगनी रंग की शर्ट पहनी थी और नीचे सफेद पैंट। उसका शरीर किसी लोहे के पहाड़ जैसा चौड़ा और मस्कुलर था। उसके बाल बैंगनी रंग के थे और उसके चेहरे पर एक बहुत ही सख्त और खतरनाक हाव भाव था। ये कोई और नहीं बल्कि मरीन का लेजेंडरी टीचर जेड यानी जेफा था।